स्वागत है मेरे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। देखिए, कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाया हूँ चार्ट के। कक्षा 11 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे। ओके, देखिए एक काम करना, जब आप इसको स्टार्ट करोगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, पहली वीडियो में पार्ट 1 में बता चुका हूँ गद्य पद का इतिहास कैसे याद करना है। तो आपको गद्य पद के इतिहास से जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगते हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि अभी समय कम है। तो जैसे मैंने बताया, ऐसे तो अभी पढ़ा नहीं सकता, लेकिन बोर्ड एग्जाम की तैयारी में या फिर आगे की तैयारी में आप देख सकते हो। ठीक है, गद्य पद का इतिहास आप तैयार कर लो। दूसरा, गद्य से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय जरूर याद कर लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, ठीक है, ये आपको जरूर याद करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। तीसरे में पद में बात करूंगा। पद में मैं आपको 2 जीवन परिचय देना चाहूँगा। सूरदास, इसमें आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कर सकते हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ओके। अब देखिए, इसमें सूरदास एंड कबीरदास, बस सूरदास और कबीरदास आप याद कर लेना, तो आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अच्छा, फिर आते हैं 2 चैप्टर हैं आपके। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ठीक है। और एक है आपका भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। ये 2 चैप्टर हैं आपके, इनसे मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। देखिए बेटा, इन दोनों चैप्टर की 3 व्याख्या मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। नंबर 1, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या बेटा आपकी, सब उन्नतियों का मूल धर्म। वैसे तो आपको चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। एक है, जब कमल शोभित होते हैं, एक ये वाली व्याख्या है आपकी, जब कमल शोभित होते हैं, ओके। और एक आपकी है, पूर्व दिशा रूपिणी, पूर्व दिशा रूपिणी, ठीक है बेटा। तो देखिए, 10 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं, और इन व्याख्याओं को भी आपको याद करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ ये 3 याद करनी है, याद आपको और भी करनी, जो रहेगी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन ये 3 आपको जरूर याद होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पद के जो कबीरदास चैप्टर है, कबीरदास की बात करूंगा। कबीरदास से एक व्याख्या है, दीपक दिया तेल भरी, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, ठीक है। और एक है, पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया। बहुत महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं दोनों, ठीक है। तो आपको ये व्याख्या याद होनी चाहिए बेटा, पहली बात, ठीक है। जो ये व्याख्याएं बताई हैं ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। बात क्लियर हो गई कि मैंने जो ये 2 व्याख्या आपको कह दी है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है बेटा। जीवन परिचय की बात क्लियर होगी, व्याख्याओं की बात क्लियर होगी। देखो, आप कह रहे थे कि संस्कृत अभी नहीं हमने पढ़ी है, तो आप मात्र एक काम करना, संस्कृत से जो आपका पार्ट 1 होगा वो आपको देखना होगा। अभी मुझे क्लियर नहीं है कौन सा नाम है, ठीक है। तो पार्ट 1 याद कर लेना, बस सफिशिएंट है, इतना ही रहेगा, क्योंकि जब अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो देखिए, आगे मैं कहना चाहूँगा, कहानी आएगी एक, कहानी, ठीक है। तो बलिदान कहानी का आप सारांश याद कर लेना। बलिदान जो आपकी कहानी है, इसका सारांश प्लस उद्देश्य, इसका सारांश और उद्देश्य,
ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बलिदान कहानी जो है आपकी, इसका आपको क्या क्या याद होना चाहिए, सारांश और उद्देश्य, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अच्छा बेटा, ये तो वो सेक्शन रहा कि जहाँ से आपको इकट्ठा करके बूंद बूंद से सागर भरने वाली बात हुई। जो संस्कृत से आपको 7 नंबर की व्याख्या मिलेगी। मैं आपको लिए चल रहा हूँ इस खंड में जहाँ से आप कम मेहनत में ज़्यादा नंबर बना सकते हो। कहोगे जी वो ठीक है, ये अच्छी बात की। देखो आपने बेटा, देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था कि गद्य की जो व्याख्याएँ आ जाती हैं उसमें आप कैसे नंबर अचीव कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने 10 नंबर में से ये मान लीजिए कि भाई 8 तो हमारे बन ही जाएंगे, ठीक है। अगर हम इन 2 चैप्टर की व्याख्याएँ पढ़ लेते, मात्र 2 पढ़ने हैं, ठीक है। ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं और ये 3 तो जरूर करनी है जो मैंने बताई है, ठीक है। जीवन परिचय मैंने केवल मात्र 3 बताए, हरिश्चंद्र, सूरदास और कबीरदास। चाहो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखिए, संस्कृत हो गया, कहानी में 5 नंबर हो गए। 33 नंबर पे आप पास हो जाते हो। तो देखिए 10 और 10 20 और 10 30 और 7 37 और 5 42। 42 तो वैसे भी यहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। गद्य और पद्य के इतिहास में जो कुछ नंबर मिल जाते हैं तो आपको काम बन जाएगा। अब मैं उस खंड की ओर लिए चलता हूँ बेटा जहाँ से आप अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं। इसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये खंड होता है व्याकरण का, ये आपका व्याकरण खंड होता है, ठीक है। इसमें बेटा सबसे पहले आप अपने रस याद करोगे। हास्य रस, ये मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो लेके आया हूँ। करुण रस और वीर रस, उदाहरण सहित याद करनी है, ठीक है। उदाहरण सहित, ओके, व्याकरण हो गई। दूसरा अलंकार हो गए, कौन कौन से, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है, और यमक अलंकार। 2-2 नंबर में आएंगे, ठीक है। इनकी भी उदाहरण सहित आपको परिभाषा याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपका दोहा, सोरठा और रोला, बस ये 3 याद करोगे आप, इनसे आपके 2-2 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। व्याकरण खंड ऐसा है जो 50 नंबर का और आपको पेपर में अच्छे अंक दिलाने की क्षमता रखता है, ठीक है बेटा। निबंध की बात करूँगा कि आपको निबंध कौन से याद करने हैं, ठीक है। बात करते हैं निबंध की कि आपको निबंध कौन कौन से याद करने हैं, आप कौन से निबंध याद करोगे। तो देखिए बेटा, विज्ञान वरदान एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक निबंध तो ये रहा। प्रदूषण तो देखो कॉमन होता है, वो तो सब लिख ही लेंगे, चलो मैं फिर भी उसे ऐड कर दूंगा। दहेज प्रथा हुआ आपका, कोरोना वायरस हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध है बेटा जो आपको कक्षा 12 तक काम आएंगे, ठीक है। कक्षा 12 तक भी ये निबंध आपके काम आएंगे, तो इनको अभी तैयार कर लो अच्छे से, फाइनल एग्जाम की भी तैयारी इनमें से ही हो जाएगी। लो, आपका प्रदूषण मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। एक हो गया आपका शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ये 5 निबंध बेटा आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। ये 5 निबंध आपको जरूर याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ऐड करने को ये क्या, तो स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये आप इसमें ऐड कर सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान कौन सा होगा, ठीक है। निबंध के साथ साथ में विज्ञान वरदान अभिशाप हो गया, दहेज प्रथा हो गया, कोरोना वायरस, प्रदूषण, शिक्षित बेरोजगारी और स्वच्छ भारत अभियान, इन निबंध को आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये जो निबंध है इनको आप ट्राई कर सकते हो कि हाँ भाई ये हमें करने हैं, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई सभी को। पत्र मैंने आपको कहा था कि देखिए पत्र आपको क्या करना था, एक तो ऋण हेतु पत्र, ऋण हेतु पत्र जो आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा एक तो लिपिक के पद हेतु, लिपिक पद हेतु प्रबंधक को पत्र, ये 2 पत्र याद कर लेना। देखिए उस सेक्शन में आपके 40 नंबर बन रहे थे, 6 नंबर आपके यहाँ से भी बन जाएंगे, 10 नंबर इस सेक्शन से बन जाएंगे, ठीक है बेटा। और 5 नंबर का सेक्शन आपका ये होगा, ओके, ठीक है। बात समझ आ गई है, ओके। तो देखिए फिर क्या होता है, इसके बाद में आपके अनेकार्थी शब्द आते हैं, जो महत्वपूर्ण है आए हुए हैं उनको रिपीट कर लेना,
अनेकार्थी शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। ठीक है, ये आपको देखना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आप कैसे रेडी करोगे। ठीक है बेटा, वाक्यांश का एक शब्द हो गया। तीसरा कि जब आप इनको कर लोगे, पर्यायवाची शब्द देख लेना, फिर तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम। ठीक है, फिर आएगा मुहावरे, मुहावरे या लोकोक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति। ठीक है, तो देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 नंबर आपके इन सेक्शन से बन जाएंगे। एक आएगा आपका वाक्य शुद्ध करने के लिए, लिखने के लिए, वाक्य शुद्ध करके लिखिए कि भाई आपको वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा रहा है बेटा, तैयारी तो आप सभी चीज़ को करोगे। ये इस बेस से बना दिया गया है कि आपको बड़े आराम से, अगर कोई टेंशन में आ रहा है ना, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि यहाँ पे हम पास कैसे होंगे। एक आपका खंड काव्य आएगा, खंड काव्य जो उनसे इस बार आपको पढ़ाया गया है, उस खंड काव्य को आप रेडी करना। 5 नंबर का खंड काव्य आएगा, कर्मवीर भरत, जहाँ तक हो सकता है आपको पढ़ाया होगा, और आप देखना कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ाया है। 11वीं क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है बेटा कि खुल के हम क्वेश्चन नहीं बता सकते, कि वो टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। लेकिन 12th में क्या होता है, 12th में तो बाहर से बोर्ड एग्जाम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसका आप जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लें, ये लो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बात करता हूँ बेटा व्याख्या की। एक बार मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक व्याख्या मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि व्याख्या कैसे की जाती है। ठीक है, फिर उससे आपको क्लियर हो जाए। देखो, जो हमारे पद की व्याख्या है, पद की व्याख्या में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पद की व्याख्या में जो आपकी महत्वपूर्ण है, जो मैंने 2 बताई हैं, वो तो आपको करनी। मात्र आप कबीरदास वाला पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। ठीक है बेटा, कबीरदास वाला पूरा चैप्टर पढ़ जाइए। ठीक है, बस इतना सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा आपको वर्कलोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर और भी चीज़ों के हैं, आप इनमें ही पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, अगर एग्जामिनर अच्छे हैं, उन्होंने पेपर बनाया है, तो बेटा कबीरदास जरूर देना चाहिए, क्योंकि कबीरदास की व्याख्याओं के बिना आज तक पेपर नहीं बना है। ठीक है, कबीरदास की व्याख्याओं के बिना पेपर बनाना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत व्याख्याएँ इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अब आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं कि जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ भी समस्या है कि भाई हमारे साथ में ये चीज़ें हैं, नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये कुछ व्याख्या रहे हैं। अब देखो, एक व्याख्या मैं आपको दिखा देता हूँ करके। ठीक है, देखिए देखो बेटा, जैसे गद्य की व्याख्या आएगी, गद्य की कोई भी व्याख्या ले लीजिए। मान लीजिए मैं इसमें देखता हूँ, इसमें कोई भी व्याख्या होगी, एक मिनट रुकिए। इस गद्य की में आपको मैं कुछ व्याख्या बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। देखो, ये मान लीजिए ऐसे एक व्याख्या आ जाएगी आपकी, भाई आपको याद नहीं है मान लीजिए। ठीक है, आपको नहीं पता क्या होता है, पहले उसमें देखिए उसमें क्या होगा। देखिए इसमें शायद ये अलग से है, एक मिनट, ये वाली नहीं लेते। ये पुराना पेपर है, नए वाला। एक मिनट रुको बेटा, मैं दूसरा उठाता हूँ। इसमें तो 2017 तक के सेट दे रखे हैं। चलिए बेटा, मिल गया। देखिए इस तरह से एक व्याख्या आ जाएगी गद्य की। ठीक है, ये व्याख्या दे दी, इसमें अंडरलाइन कर दिया। इसने कहा उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। आपको क्या करना है, व्याख्या को पढ़ के बस ये पहचान लेना है कि कौन से चैप्टर से आई है। ठीक है, कोई से भी चैप्टर से आई है वो पहचान लिया आपने। तो पाठ शीर्षक का नाम लिखा, 2 नंबर बन गए। ठीक है,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको भी छोड़ दीजिए थोड़ा। अगर देखो आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हो तो क्या कर सकते हो, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें अपने रेखांकित अंश की व्याख्या में अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख सकते हो। मान लिया अगर आपको याद नहीं है तो उस कंडीशन में, ठीक है, याद है तो आप कर ही लोगे। उसके बाद में आता है बेटा देखिए, ये जो 3 प्रश्न होते हैं इनकी बात करूँगा। भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो देखो हम इसे पढ़ते हैं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, इसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। मिल गया आंसर। देखो क्या लिखेंगे, भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इसमें लिख दोगे, आपको याद करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, इसमें से छांटना पड़ गया और हमने छांट लिया, 2 नंबर मिल गए। बात समझ आ गई। आगे देखो, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, आगे पढ़ते हैं। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। मिल गया आंसर। तो क्या लिखेंगे, हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, लिखेंगे जब भूमि के, जैसे लिखेंगे, जब भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। हो सकेगी नहीं लिखेंगे होगी। तो बेटा 2 नंबर यहाँ बन गए। अभी व्याख्या याद नहीं है आपको, व्याख्या आपको याद नहीं है। फिर देखो, पृथ्वी के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। तो देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ वही जुड़ी निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव अंकुरित पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अद्यतन जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है। तो इसने कहा पृथ्वी के बारे में क्या क्या जानना चाहिए। तो हमें क्या क्या जानना चाहिए, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा के बारे में पहचानना आवश्यक है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें देखो, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप हुआ, इसकी आदोपांत हुआ, इसकी सुंदरता हुई, पृथ्वी की उपयोगिता और पृथ्वी की महिमा, इनको जानना बहुत आवश्यक है। तो ये बातें हम इसमें लिख देंगे कि भाई हमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी की सुंदरता, पृथ्वी की उपयोगिता, पृथ्वी की महिमा को जानना आवश्यक है। ये आपने लिख दिया। व्याख्या याद नहीं थी आपको व्याख्या याद नहीं थी, लेकिन आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चले, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया और आपको 8 नंबर मिल गए। ठीक है, और बेटा इसमें भी अगर आपने कुछ लिखा है और टीचर आप पे मेहरबान हुए 1 नंबर दे दिया तो बिना व्याख्या याद करे 10 नंबर में से 9 नंबर मिल गए। कहोगे जी मज़ा आ गया, क्योंकि बेटा हिंदी के पेपर में 1-1 नंबर का कीमत होती है नहीं, हिंदी के पेपर में 1-1 नंबर की बहुत ज़्यादा महत्व होती है, बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, बिना मेहनत के ही 9 नंबर कमा लिए। ठीक है, और जो मैंने कहा है कि आपको इसमें से क्या करोगे, कबीरदास आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें से 10 नंबर यहाँ बन जाएंगे। इतिहास में से मान लीजिए 5 भी करके आ गए। ठीक है, तो 25 नंबर तो आपके यहीं हो गए। 15 नंबर का आपका निबंध और वो आना है तो 40 नंबर बन गए। ठीक है, और 10 नंबर की कहानी और काव्य और खंड काव्य है तो टोटल 50 हो गए। आगे फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करोगे। तो देखिए, इस छोटे से कॉन्सेप्ट में आप 50 नंबर का पेपर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने एकदम बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आप कैसे 50 नंबर बना सकते हो। ऐसे कबीरदास याद हो गया, जो मैंने व्याख्या का तरीका बताया गद्य में वो हो जाएगा, पद क्लियर, गद्य क्लियर, 20 हो गए। ठीक है, 5 नंबर आप इतिहास के लगा लो कि भाई 5 नंबर हमें इतिहास में मिल गए। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, 5 सही हो गए, 25 हो गए। 15 नंबर का आपका निबंध ओब्लिक पत्र, निबंध ओब्लिक नहीं प्लस पत्र, निबंध और पत्र मिल गया आपको। ठीक है, बात समझ आ गई, निबंध भी हो गया, पत्र भी हो गया, 40 हो गए। और 10 नंबर के आपकी हो गई कहानी प्लस खंड काव्य। ओके, और फिर और क्या याद करना है, देखो अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ से बात खत्म नहीं होती। देखो यहाँ से आ जाता है फिर ये 50 तो वे हो गए थे, 6 ये बन गए। ठीक, 56 हो गए। आगे बढ़ोगे तो फिर मैंने यही भी दिया है, देखो ये वाला 3 और 2 5 और 1 6 दूनी 12, 56 और 12 68 नंबर। हिंदी में 68 प्लस तो यहीं पे बन रहे हैं। ठीक है, फिर और भी चीज़ें होती है, जैसे 7 नंबर की संस्कृत की व्याख्या मैंने ऐड नहीं करी, मान लीजिए वो भी आपने कर दी, 75 हो गए। या तो ऐसे धीरे धीरे आप क्या करते रहोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप धीरे धीरे ऐसे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। जितना बताया लिमिटेड पढ़ो, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, सफिशिएंट पढ़ो और अच्छे से तैयारी कर लो। जो क्वेश्चंस बताएं सारे क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में क्या रहेगा, अगला संडे आपका 24 का है,
लेकिन मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, 24 तक का वेट नहीं करूंगा, मैं 20 या 21 में ही अब मैं इंग्लिश की वीडियो डालूंगा बेटा आपकी। इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं इंग्लिश में आपको अच्छे नंबर कैसे लाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि भाई इंग्लिश में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी करने हैं, हर एक चीज़ जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ओके, और आपको क्या करना है, जो हमारा 19 तारीख का डाउट सेशन है, ठीक है, 19 तारीख में अभी डाउट सेशन रहेगा हमारा सुबह 10 बजे। बेटा इसमें ज़रूर अपने डाउट रख देना मेरे सामने, नहीं तो फिर मुझे ये मत कहना कि सर हम तो हमारे सामने ऐसा था, हमारे सामने ऐसा था, ये था। ठीक है, फिर मुझे कोई आप ब्लेम मत करना कि उसके जिम्मेदार देखो बेटा स्वयं आप रहोगे। ठीक है, 19 तारीख में आप जरूर सुबह जुड़ना और अपना डाउट सेशन जरूर रखना कि सर हमें दिक्कत आ रही है, प्लीज़ हमारा ये वाला डाउट क्लियर कराओ जैसे भी है। ठीक है, और आज जैसे आपको पता है आज आपकी और कौन कौन सी क्लास है, एक बार कल मैंने बताया था, एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई आज पहले तो आप शाम को 7 बजे, सॉरी पहले तो 3 से 5 की बात कर लेता हूँ। 3 से 5 में तो द्रव के प्रवाह की थ्योरी, द्रव का प्रवाह इसकी थ्योरी, ये थ्योरी कंप्लीट करोगे। फिर 7 से लगभग 7:45 तक इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये अब आपकी जो क्लास चल रही है ये आपकी क्लास हो गई 6 से 6:30 के तकरीबन। ठीक है, हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अब चल रही है, हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके। और फिर क्या रहेगा, फिर आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास 8:30 बजे होनी है, 8:30 से तकरीबन 10 बजे तक रहेगी हमारी क्लास कि भाई फिज़िक्स की तैयारी कैसे करें, फिज़िक्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है बेटा, फिज़िक्स की तैयारी कैसे करें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो हमारी ये कॉन्सेप्ट हो गया। और देखिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो इंग्लिश का है 18/9/23 को 8 बजे से इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कब, जैसे मैं बताऊंगा वैसे पढ़ना है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो जो तरीका आपको बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट जो रहेंगे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया आप उस पर थोड़ा फोकस करोगे। हिंदी की देखिए, हिंदी की टेंशन आपकी ख़त्म हो गई है, अब जहाँ तक मुझे लगता है टेंशन ख़त्म हो गई होगी। काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है, और थोड़ा बहुत आप अपनी साइड से पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी का जो क्वेश्चन होता है, हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है बाहर से आने वाला है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट पे आप अच्छे से ध्यान करोगे, फोकस करोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन पे, उन पे चीज़ों पे आप ध्यान देना कि कैसे चल रही हैं चीज़ें, कैसे हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए केवल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, और फिर पहले तो 8:30 बजे लाइव मुलाकात करते हैं आपसे, उसके बाद देखते हैं और क्या करना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।